नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी राजा शर्मा जी। राजा भाई, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू बॉस, थैंक यू। राजा भाई, लगातार खबरें आप ब्रेक कर रहे हो। उन खबरों में 3 से 4 घंटे बाद का अंतर होता है सैटेलाइट चैनलों पर आने में, और कई बड़ी खबरें इस दौरान आपने ब्रेक की है और वो शब्दशः सही साबित हुई है। तो लगातार आप खबरों के रिसोर्सेज पर काम करते रहते हो। आज की अगर खबरों की बात करें राजा भाई, तो ये राहुल गांधी जी की पदयात्रा को लेकर क्या कहते हैं? देखिए, दरअसल आपको इस पूरे वाकया को इस रूप में देखना तो पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है, और यदि किसी बच्ची के साथ इतनी विभत्स घटना हो जाए, उसका सर कुचल दिया जाए, उसकी जबान काट दी जाए, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए, तो मेरा सवाल तो आपसे है, सिस्टम से है कि जिस बच्ची की जुबान काट दी वो तो चली गई, लेकिन पूरा सिस्टम गूंगा हो गया, पूरे सिस्टम मतलब राख हो गया। आधी रात को उस बच्ची का दाह संस्कार किया जा रहा है, अंतिम संस्कार किया जा रहा है, परिवार के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि आप बचाना किसको चाहते हो? क्यों पुलिस के साये में उस बच्ची का दाह संस्कार किया जा रहा है, वो भी आधी रात को? आपने सुबह तक का इंतजार क्यों नहीं किया? क्या हो रहा था आपको मालूम है? वो घटना 14 दिन पहले हुई थी। उस समय तो सरकार सो रही थी, और उस समय ये नेता भी सो रहे थे जो आज सड़कों पे उतरे हुए हैं। सर, उस समय केवल पीड़ित थी तो उसका परिवार था, और वो बच्ची थी जो इस दुनिया से इस विभत्स घटनाक्रम के बाद अलविदा हो गई। तो ये घटना कोई छोटी तो है नहीं। फिर चलिए मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। यदि राजनीतिक दृष्टिकोण से आप बात कर रहे हो तो निर्भया कांड में क्या हुआ था? पूरा देश सड़कों पे आ गया था ना। बिल्कुल सही है। उस समय कहाँ चले गए थे आप लोग? ये मोमबत्ती वाले जलाने वाले लोग कहाँ चले गए जो आज खामोश है, गर्भगृह में जाके बैठ गए? क्योंकि उस समय सरकार कोई और हुआ करती थी, आज सरकार कोई और है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि विरोध घटना का है या सरकार का है। यदि सरकार का विरोध है तो उन लोगों को ही हक है जो विपक्ष में है, लेकिन घटना का विरोध है, नैतिक रूप से यदि विरोध है तो समाज का हर व्यक्ति को इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। राहुल गांधी आज प्रियंका गांधी निकल पड़े हैं, ये इनका राजनीतिक घटनाक्रम पॉलिटिकल स्टैंड है, लेकिन समाज में घटना घटी, इसका विरोध तो आपको और मेरे को भी करना पड़ेगा ना। सबको करना पड़ेगा। वो लोग कहाँ चले गए? मेरा सवाल आपसे ये है, वो ट्विटरबाज नेता कहाँ चले गए जब किसी अन्य सरकार की गवर्नेंस के दौरान इस प्रकार का हादसा होता है तो ट्विटर पे आग लग जाती है और ऐसा लगता है कि जमीन आसमान एक हो गया। आज कहाँ चले गए वो लोग? तो घटना विभत्स है, निंदनीय है, लॉ एंड ऑर्डर की मतलब फेल्यूर है। और अब आप योगी जी राहुल गांधी को आने नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं आने दे रहे हैं? क्या लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है आपका? लोकतांत्रिक है ना, आप भी लोकतंत्र में विरोध करते हो हर विरोध का, हर घटना का। तो विरोध करने का अधिकार तो उनको भी है, और वो इसी देश के रहने वाले हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई विदेशी ताकतें हैं जिनको आप आने नहीं दे रहे हो। तो आप देखिए ये पूरा घटनाक्रम को सिलसिलेवार देखोगे तो जब ये घटना हुई तब किसी के कान में जूं नहीं रेंग रही थी। जब उसकी हालत वहां बिगड़ती गई, एक स्थानीय अस्पताल में उसका इलाज कराया जा रहा था, उसकी हालत बिगड़ती गई, जब जाके आप सफदरगंज लेके आए, उसके बाद आधी रात को आप उसको लेके गए कारगेट में, और परिवार का आरोप है कि हमको कॉन्फिडेंस में नहीं ले गया और दाह संस्कार कर दिया गया। जवान केवल उस लड़की की नहीं काटी है साहब, जवान कटी है पूरे सिस्टम की। गूंगा हुआ पूरा सिस्टम, ये ध्यान रखिएगा। रीढ़ की हड्डी केवल उस बिटिया की नहीं टूटी थी, रीढ़ की हड्डी टूटी है सिस्टम की। रीढ़ की हड्डी टूटी है आपकी और हमारी, इवन मीडिया की भी, जो कंगना और रिया के अंगना में डांस कर रही थी, इस देश की सबसे बड़ी विभत्स घटना में खामोश बैठी थी। अब मजबूरी में आप लोग चला रहे हो क्योंकि अब देश के अंदर इस बार निंदा होने लगी। इसलिए बहुत बड़ी बात है राजा भाई, आपने बिल्कुल दिल को छू लेने वाली बात कही है कि वो रीढ़ की हड्डी उसकी नहीं टूटी है, रीढ़ की हड्डी तो सिस्टम की टूटी है। वे लोग जो निर्भया कांड पर या तमाम सारे कांडों पर जाकर मोमबत्ती जलाते हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, वे लोग कहाँ हैं? वो मीडिया कहाँ है जो रिया चक्रवर्ती के घर से निकलने से लेकर घर पहुंचने तक या इंक्वायरी ऑफिस के दफ्तर तक उनके पीछे रहता है? वो मीडिया कहाँ है जो दीपिका पादुकोण के एयरपोर्ट पहुंचने से लेकर, उसके लैंड होने से लेकर, उसके घर से निकलने से लेकर तमाम सारे स्थानों पर उनका पीछा करता है? क्या मीडिया सिर्फ टीआरपी का खेल खेलेगा? क्या मीडिया
इस तरह की घटनाओं को नहीं दिखाएगा। निश्चित तौर पर ये विचारणीय प्रश्न है, बहुत बड़ा मुद्दा आपने छेड़ा है, और निश्चित तौर पर उन नेताओं के लिए भी बड़ा सबक है जो सिर्फ ट्विटरबाजी करने से बाज नहीं आते। वे कहाँ हैं? 14 दिन पुरानी घटना है और उस पर भी बवाल नहीं मचा, उस पर भी किसी मीडिया ने उस बच्ची की सूद नहीं ली। निश्चित तौर पर बहुत निंदनीय है। क्या कहते हो राजा भाई, जिस तरह से घटनाक्रम हो रहा है, जिस तरह से मीडिया दो राहें पर खड़ा है, मीडिया के पास इस तरह की घटनाओं के लिए समय नहीं है, क्योंकि इस पर कोई टीआरपी नहीं मिलने वाली है। ये दोहराए पर नहीं, एक ही रास्ते पे खड़ा हुआ है। आप दोहराए की कहाँ बात कर रहे हो? दोहराए पे तो कंफ्यूजन होता है, वहां तो क्लियर कट एजेंडा पे काम हो रहा है ना। आप किसी के पास 10 ग्राम गांजा पकड़ा गया तो आपने ऐसा साबित कर दिया दुनिया में कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी पकड़ा गया हो, क्योंकि उसमें आपको टीआरपी मिलती है, फैशनेबल चेहरे हैं, ग्लैमर है, पेस्ट्री के नेचर के लोग हैं। और देखिए बॉस, ये भी आप समझिए कि टेलीविजन जिस रास्ते पे चल रहा है ना, उस रास्ते में मीडिया के प्रति जिस प्रकार का लोगों का रिएक्शन आ रहा है, आपको सोचना पड़ेगा कि मीडिया किस राह चल पड़ा है। आप देखिए, दिन भर एयरपोर्ट से रवाना हुई, घर पहुंची, एनसीबी के दफ्तर पहुंची, इसके बाद ये बरामद हुआ, इसका ये बयान। अरे ये काम एजेंसियों को करने दीजिए ना, हम ही एजेंसी बन जाएंगे, हम ही न्यूज रूम से फैसले सुनाने लग जाएंगे। तो फिर एजेंसियां क्या करेगी? आप बोलते हो सीबीआई जांच करे, आप बोलते हो पुलिस जांच करे, जांच तो आप कर रहे हो, फैसले आप सुना रहे हो न्यूज रूम में बैठ के। फिर और कौन सी जिम्मेदारी आप तय कर रहे हो? आप बोलते हो कि लोग देखना चाहते हैं। अरे साहब, आप ही तय कर लेते हो देखना चाहते हैं, वो मीटरों के आधार पे आप लोग तय कर लेते हो कि टीआरपी के, पूरा झगड़ा टीआरपी के मीटर का है सर। जी, जिस तरीके का जर्नलिज्म हो रहा है वो केवल 2-5 हजार मीटरों पे जिंदा है क्या? 130 करोड़ की आबादी में 10-20 हजार मीटर से आप तय कर ले तो कौन क्या देखना चाहता है? लोगों ने देखना बंद कर दिया सर टेलीविजन को, आपको बता रहा हूँ। बात पर मैं आ रहा था राजा भाई कि मार्च से लेके आज तक मैंने कई सारे लोगों से बात करी है जिन लोगों ने कहा है कि हमने न्यूज चैनल देखना बंद कर दिए, सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर देखना बंद कर दिए हैं कि उनके वहां पर सिर्फ वो दिखाया जाता है जिससे उनकी टीआरपी बढ़ती है। और आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि 4 से 5 हजार टीआरपी मीटर तय करते हैं कि क्या दिखेगा, क्या लोगों को पसंद आएगा। ये निश्चित तौर पर इस तरह का जो जर्नलिज्म हो रहा है उसके बारे में भी सोचा जाना जरूरी है। नहीं, देखिए, जर्नलिज्म, मेरा आज की डेट में मानना है, पत्रकार जो है ना पक्षकार बन चुके हैं, जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट बन चुके हैं। एक व्यक्ति के फेवर में नारे लगाने लग जाते हैं। जर्नलिस्ट का काम नारे लगाने का नहीं है बॉस। हम राजेंद्र माथुर की इस नगरी को बिलोंग करते हैं, प्रभाष जोशी की इस नगरी को बिलोंग करते हैं। क्या बात कर रहे हो? पत्रकारिता तो यहाँ की माइलस्टोन रही है, और मैं आज भी देखिए इंदौर की पत्रकारिता को सैल्यूट करता हूँ। आप देखिए उठा के, पिछले वीक मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने यह कहा मैं मास्क लगाता ही नहीं, तो मीडिया ने बता दिया मास्क लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अब वो बंद कमरे में मास्क लगा के बैठ रहे हैं। इसको कहते हैं समाज के उस मुद्दे को उठाना, समाज के उस मुद्दे को जागरूक रूप से लोगों को बताना। लेकिन हमारे यहाँ भाट चारण हो गया है। जितने भी बड़े शहर हैं, बड़ी नगरियां हैं, वहां पे प्रेस नोट भेज दिया जाता है, उसके आधार पे तो बाइट और रिएक्शन हो रहे हैं। ये पत्रकारिता नहीं है सर। पत्रकारिता वो है जिसमें समाज के साथ आप खड़े रहो। आप समाज के नहीं, आप सरकार के साथ खड़े हो, इसलिए वो पत्रकारिता नहीं हो। सही बात है राजा भाई। क्या लगता है, अब राहुल गांधी भी वहां पहुंचे हैं, प्रियंका गांधी भी पहुंच रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी वहां सरकार की तरफ से बहुत सारी बातें कही जाएगी, रोका भी गया है उनको। पर अब मध्य प्रदेश की तरफ मैं आना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, और भारतीय जनता पार्टी की जो आप अलग अलग वर्गीकरण कर देते हैं, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नरेंद्र मोदी की भाजपा, ये इस तरह की जो भाजपा चल रही है, और जिस तरह से टिकट वितरण हुआ है और टिकट वितरण के बाद जो असंतोष और विरोध का सामना करना पड़ रहा है, उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, इसमें क्लियर कट फार्मूला है सर। जैसा मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, उपचुनाव को लेकर यदि आप ट्रेंड की बात करोगे तो ये चुनाव वैसे तो बाई इलेक्शन नहीं, एक बहुत बड़ा इलेक्शन है देखा जाए तो। क्योंकि इस इलेक्शन से सिंधिया का भी भविष्य तय होगा, शिवराज का भी भविष्य तय होगा, कमलनाथ का भी भविष्य तय होगा, और कांग्रेस का भी भविष्य तय होगा। शिवराज का भविष्य इसलिए हद से तय होगा कि उनको जितनी सीटें चाहिए उतना हासिल करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। लेकिन जितने लोगों को छल कपट प्रपंच से अपने साथ लाए थे, यदि वो सब लोग हार जाते हैं तो आप मान के चलिए जनता ने उनको खारिज कर दिया है। और जनता ने खारिज कर दिया है तो आपकी उस साजिश को खारिज कर दिया है
जिसके तहत आपने कमलनाथ की सरकार गिराई थी। बात एक। दूसरी बात, ये चुनाव जो है यदि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होता है तो परिणाम ये मान लीजिए कि कोई बहुत ज्यादा अचंभित करने वाले नहीं आएंगे। लेकिन ये चुनाव यदि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस मध्य प्रदेश की जनता से होता है, क्योंकि जिन लोगों को आपने टिकट दिया है या जिन लोगों को आप टिकट दोगे, देने जा रहे हो, जिन लोगों को आपने मंत्री बनाया है, वो आज से 6-8 महीने पहले कांग्रेस के खेमे में हुआ करते थे। आज आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको टिकट दे रहे हो या भारतीय जनता पार्टी, तो जनता ये सवाल करेगी आपसे कि आप पिछली बार बेवकूफ बना के गए थे या इसी बार बेवकूफ बनाने आए हो। बड़ी बात है। सवाल ये बनेगा जनता का कि भाई साहब, पिछली बार जब आप वोट मांगने आए थे तो इनके खिलाफ बोलते थे आप, और आज आप इनके पक्ष में बोलने आए हो, तो पिछली बार मुझे बेवकूफ बनाने आए हो या इस बार मुझे बेवकूफ बनाने आए हो। फिर जनता समझदार है साहब, जनता अपने हिसाब से निर्णय लेगी। यदि जनता ने तय कर लिया कि ना हिसाब बेवकूफ बनाने आए थे, इसलिए हिसाब चुकता करना चाहिए, तो जनता के हाथ में पावर है, बटन दबा देगी। जनता बोलेगी नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, तो फिर वैसे परिणाम आएंगे, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। लेकिन चुनाव काफी बड़ा है, चुनाव में कई गुना भाग है। चुनाव में इक्वेशन देखी जाएगी कि व्यक्तियों के खिलाफ नाराजगी है या पार्टी के खिलाफ नाराजगी है, या कमलनाथ ने जो 14 महीने गवर्नमेंट चलाई उसके खिलाफ नाराजगी है, किसानों के खिलाफ नाराजगी है, या कमलनाथ ने किसानों को धोखा दिया उसके खिलाफ नाराजगी है। तो कई पैमाने रहेंगे इस चुनाव में, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है इस चुनाव में 14 महीने का हिसाब चुकता होगा कमलनाथ का भी, यदि कमलनाथ ने किसानों के साथ धोखा किया होगा तो लोग घर बैठाएंगे कमलनाथ को कि आप बेवकूफ बनाया आपने हमको, हमारे लिए तो शिवराज अच्छा है। यदि जनता ने शिवराज की सरकार के खिलाफ वोट किया तो यह मैसेज जाएगा कि नहीं, आपने छल कपट प्रपंच से जो सरकार बनाई थी उसके खिलाफ मतदान है ये, हमको तो उस छल कपट प्रपंच के खिलाफ जाना था, व्यक्तियों के खिलाफ जाना था, इसलिए निर्णय वैसा भी हो सकता है। सही बात है, बहुत ही मुद्दे की बात आपने कही है। और अंत में मैं बात करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया है। कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर महासचिव बने हैं और निश्चित तौर पर उनका कद भी ऊंचा हुआ है। नहीं, देखिए, कैलाश विजयवर्गीय के कद की आप जो बात कर रहे हो ये कोई नई बात नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय ने जो कुछ हासिल किया है अपने पराक्रम और पुरुषार्थ से हासिल किया। यदि उनका उस व्यक्ति का पॉलिटिकल लाइफ उठा के देखोगे, पिछले 30-32 साल को आप स्टडी करोगे, तो इस व्यक्तियों ने चुनौतियों को स्वीकार करके ही आगे बढ़ा है। आगे बढ़े, सही कह रहे हैं। और आप यदि इनके पुराने कार्यकाल को उठा के देख लोगे तो आप देखोगे जहां भारतीय जनता पार्टी जिस सीट पे कभी जीत नहीं पाती थी, वहां कैलाश विजयवर्गीय को भेज दिया जाता था कि जाइए वहां चुनाव लड़िए। और कैलाश विजयवर्गीय अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्किल से, अपनी लीडरशिप की स्किल से, अपनी टीम वर्क से, अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से वो सीट जीतते भी रहे हैं। 2 नंबर विधानसभा की बात करते हैं, वहां कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय ने आपको ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लाके दी। 4 नंबर चले जाइए, वो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय ने आपको खुद लड़ने गए, वो आपको सीट ला कर दी। फिर आप महू चले जाइए, महू में अंतर सिंह दरबार कैलाश विजयवर्गीय हुआ करता था, वहां का अंतर सिंह दरबार को यहाँ का कैलाश विजयवर्गीय गया और वहां के कैलाश विजयवर्गीय को पटकनी दी। तो आप क्या समझ रहे हो? कैलाश विजयवर्गीय यदि आज अपनी लेवल पे ग्रो कर रहा है तो किसी के आशीर्वाद से नहीं कर रहा है, कृपा पात्र से नहीं कर रहा है पॉलिटिकल, वो महाकाल के आशीर्वाद से और उनकी माता जी जो काकी जी है उनके आशीर्वाद से ग्रो कर रहा है, अपने पुरुषार्थ से, पराक्रम से ग्रो कर रहा है। चलिए बात करते हैं कि 2 बार चुनावी तौर पर जीत कर बहुत बड़ी बात है। जब कैलाश विजयवर्गीय हरियाणा में गए थे तब क्या था वहां पे? भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ था। कैलाश विजयवर्गीय हुड्डा को बेदखल किया और सरकार बना के दी। चलिए चलते हैं बंगाल। बंगाल में 1 सीट हुआ करती थी लोकसभा में, आपको 19 सीटें लाके दी उस आदमी ने। बंगाल बंजर भूमि थी भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सही है। बंगाल में कोई झंडा डंडा उठाना पसंद नहीं करता था। आज हजारों, सैकड़ों, लाखों की तादाद में कार्यकर्ता घूम रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं, फहरा रहे हैं भाजपा के। वो क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है सर उस आदमी की। इसलिए उस आदमी को यदि फिर से राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है तो अभी भी वो जो डिजर्व करता है उसके अकॉर्डिंगली है। कोई एहसान नहीं किया पार्टी ने उस आदमी के ऊपर। उस आदमी ने बहुत मेहनत और पराक्रम से ही मुकाम हासिल किया है, इसलिए उस आदमी का, व्यक्ति का कद बढ़ना वाजिब था, लाजमी था। और मैं यदि पॉलिटिकल असेसमेंट से नजरिए से देखूं तो कैलाश विजयवर्गीय पॉलिटिशियन नहीं है, लीडर है। पॉलिटिशियन छल कपट प्रपंच करता है, अपने लोगों का शिकार करके आगे बढ़ता है। कैलाश विजयवर्गीय लीडर है,
वो लीडरशिप से आगे बढ़ता है, उसकी टीम और वर्कफोर्स को खड़ा करता है। इसलिए मुझे ये बात कहने में कोई संदेह नहीं है कि वो लीडरशिप के कारण आगे बढ़ रहे हैं, और जब लीडरशिप से आप आगे बढ़ते हो तो फोर्स आपके साथ खड़ा होता है। कितनी बड़ी बात निकलकर सामने आई है, और एक उदाहरण के तौर पर राजा भाई ने समझाने की कोशिश की है कि लीडर और पॉलिटिशियन दोनों में क्या फर्क होता है, और हकीकत भी यही है। इंदौर के लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय बतौर एक लीडर अपने साथ के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, और राजनीति तो राजनेता करते हैं, डिप्लोमेसी की राजनीति करते हैं, जो साथ वाले को भी पीछे कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये फर्क होता है और बड़ी बात होती है। निश्चित तौर पर आज जो उनका कद है वो उसमें बड़ा योगदान उनकी लीडरशिप क्वालिटी का है। बहरहाल राजा भाई, बंगाल में चुनाव 2021 में होने हैं, और इस समय पार्टी ने उनको महासचिव बनाकर वहां फिर जिम्मेदारी दे दी है। लोकसभा चुनाव का जो परिणाम रहा है, 18 सीटें अपने आप में बहुत मायने रखती है कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में 18 सीटें लाकर डालना, ये कमाल निश्चित तौर पर कैलाश विजयवर्गीय की कैप्टनशिप लीडरशिप ने वहां पर किया है। बंगाल के चुनाव, विधानसभा चुनाव को किस रूप में आंकते हैं, जबकि वहां हिंसा का दौर जारी है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ घटना हो रही है, और तमाम सारी वहां पर दिक्कतें प्रशासनिक होने के बावजूद आपको क्या लगता है कि परिणाम किस तरह के होंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी वहां डे बाय डे ग्रो कर रही है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। और डे बाय डे ग्रो इसलिए हद से भी कर रही है कि वहां पे क्या होता है, देखिए, व्यक्ति घर से बाहर कब निकलता है, जब उसको प्रोटेक्शन हो। उसको कार्यकर्ता क्यों डरता है कि सरकार अभी टीएमसी की है, हम यदि भाजपा के फॉलोअर भी हैं, घर के बाहर निकलेंगे तो या तो हत्या कर दी जाएगी या जेल भेज दिया जाएगा। तो जब प्रोटेक्शन खड़ा हो जाता है ना, तो फिर काडर खड़ा हो जाता है। मुझे लगता है अब बंगाल के अंदर काडर इसलिए बाहर आएगा क्योंकि उनको श्योरिटी है, प्रोटेक्शन है कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप अब पीछे जाने वाली नहीं है, डे बाय डे आगे जाएगी। सबसे बड़ी इक्वेशन समझिए आप बंगाल की, जो लोग कम्युनिस्ट लोगों के साथ हुआ करते थे, वहां एक सेकंड विकल्प था कम्युनिस्ट, या तो कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट या टीएमसी की गवर्नमेंट। कम्युनिस्ट लोग जो है, जो टीएमसी के खिलाफ रहे हैं, वो बीजेपी के साथ आ गए। तो ये वो बीजेपी के साथ आ गए तो काडर उनका अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ खड़ा होगा वो। तो वहां जो झगड़ा कम्युनिस्ट वर्सेस टीएमसी था, उन लोगों ने आधे लोग बीजेपी के साथ आ गए, और वहां कोई बाहर से तो आदमी आना नहीं है, व्यक्ति तो वहीं का रहेगा ना, आयातित तो होगा नहीं। तो इसलिए लीडरशिप जब प्रोटेक्शन के साथ खड़ी हो जाती है तो काडर बाहर आने लगता है। मुझे लगता है कि ये काडर बाहर आने लगा है। मैं अभी कोई, क्योंकि चुनाव अभी अप्रैल मई में है 2021 में, मैं उस किसी फैसले पे नहीं पहुंचूंगा, लेकिन ग्रो करेगी बीजेपी वहां पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सही बात है। वहां पर जब 18 सांसद जीत कर आए और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भी इस बात की आशा जागी है कि वहां पर पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा कर सकती है, और उसी रणनीति के तहत कैलाश विजयवर्गीय को वहां का चार्ज दिया गया और लगातार वहां पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने का वे काम कर रहे हैं। जिस तरह के हम खबरें वहां की देखते हैं और जिस तरह की स्थितियां वहां देखते हैं, तो निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती का सामना वहां पर करना पड़ रहा है, पर अच्छे ढंग से और अच्छे कामों से निश्चित तौर पर राजनीति की जो सीढ़ी है उस पर आगे बढ़ा जा सकता है। बहरहाल मुझे लगता है कि आने वाला समय निश्चित तौर पर बिहार चुनाव, बिहार के बाद बंगाल के चुनाव और कुछ राज्यों में और भी चुनाव होने हैं, तो चुनौतीपूर्ण होंगे। निश्चित तौर पर राजा भाई, आपने बहुत सारी बहुत अच्छी और सार्थक बातें कही हैं, और कई कटाक्ष जो आपके हैं वो सीधे मीडिया के साथ उन राजनेताओं पर भी बहुत अच्छे हुए हैं हाथरस कांड के ऊपर, और निश्चित तौर पर उस दिशा में भी हमें भी सोचना होगा, पूरे देश के मीडिया को सोचना होगा, और इंदौर का मीडिया कितना सशक्त और कितना पॉजिटिव है उसका उदाहरण हम लोग सभी देख चुके हैं, उसका जिक्र भी आपने किया है। तो मुझे लगता है आज के इस हॉट टॉक कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी राजा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।